मैं थक गया हूँ सड़क किनारे स्वेटर बेचता हुआ, 40 सालों से बैठे बैठे धूल और थूक के बीच इंतजार करता। मैं थक गया हूँ लड़ता हुआ उस देश के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं थक गया हूँ। तिब्बती कवि तेंजिंग सुंदू की ये कविता उनके भारत में निर्वासन की पीड़ा और तिब्बत के लिए संघर्ष की चुनौती की भाव विह्वल प्रस्तुति देता है। कैसे एक साम्राज्य पिपासु ताकतवर देश चीन ने अपने साम्राज्यिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शांति प्रिय तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया तथा तिब्बत की विशाल जनसंख्या को अपनी मातृभूमि छोड़कर भारत में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नमस्कार, मैं विश्वजीत तिवारी निर्माण आईएएस की इस ऐतिहासिक सीरीज मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और दलाई लामा सहित लाखों तिब्बतियों का निर्वासन। वर्ष 1949 अचानक चीनी सेना ने तिब्बत में प्रवेश किया और तिब्बत की राजधानी लहासा को चारों ओर से घेर लिया गया। वर्ष 1951 में तिब्बत के प्रतिनिधियों से जबरन एक संधि पर हस्ताक्षर करवाकर तिब्बत की संप्रभुता चीन को सौंप दी गई। अत्याचारों का दौर शुरू हुआ। तिब्बती बौद्ध मठों को तोड़ा जाने लगा और वहां चीनी मठों का निर्माण शुरू हुआ। तिब्बत पर चीनी संस्कृति थोपी जाने लगी। तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। वर्ष 1959 में चीन के खिलाफ तिब्बत में भीषण विद्रोह हुआ, लेकिन चीनी सेना ने बर्बरतापूर्वक हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। चीन और तिब्बत के बीच विवाद का मूल कारण तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति के कारण रही है। चीन का कहना है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी से चीन का हिस्सा रहा है, जबकि तिब्बतियों का मानना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार कभी नहीं रहा। मंगोल नेता कुबलाई खान ने जब युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत, चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया था, तो उस समय तिब्बत भी उस क्षेत्र के कब्जे में आ गया। फिर 17वीं शताब्दी में जब चीन में चिंग राजवंश का तिब्बत के साथ राजनीतिक संबंध बना, तब तिब्बत स्वायत्त और स्वतंत्र राज्य की तरह शासित होने लगा। 260 सालों के राजनीतिक रिश्तों के बाद चिंग राजवंश की सेना ने तिब्बत पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन मात्र 3 साल के भीतर ही तिब्बतियों ने उन्हें खदेड़ दिया और अंततः 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इसके साथ ही तिब्बत पुनः स्वतंत्र देश के रूप में शासित होने लगा। पुनः जब 14वें दलाई लामा के चयन की बारी आई तो चीन ने 1949 में हस्तक्षेप प्रारंभ किया और उसके साथ ही तिब्बत पर अधिकार कर लिया। चीन का कहना है कि पिछले 700 साल से भी ज्यादा समय में तिब्बत पर चीन की संप्रभुता रही है और तिब्बत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं रहा है। यह भी सच है कि दुनिया के किसी भी देश ने कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। दुनिया में आज कोई ऐसा देश खोजना मुश्किल है जिस पर इतिहास के किसी दौर में किसी विदेशी ताकत का प्रभाव या आधिपत्य ना रहा हो। तिब्बत के मामले में विदेशी प्रभाव या दखलंदाजी तुलनात्मक रूप से बहुत ही सीमित समय के लिए रही थी, लेकिन इसी दखलंदाजी और विदेशी प्रभाव को चीन ने ऐतिहासिक तथ्य बना दिया। भारत चीन संबंधों पर भी तिब्बत के मुद्दे का व्यापक प्रभाव पड़ा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर भी तिब्बत का भाग बताकर दावा प्रस्तुत किया। दलाई लामा के भारत आगमन से भी संबंधों में खटास आई और 1962 के भारत चीन युद्ध के लिए इसे भी एक कारण माना गया। साल 2003 के जून महीने में भारत ने यह आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया। वाजपेयी जियांग जेमिन की वार्ता के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते व्यापार करने की शर्त मान ली और इस कदम को ऐसे माना गया कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभी भी भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार कार्य करती है और उनका उद्देश्य अभी भी तिब्बत को चीन के कब्जे से मुक्त करवाना है।
हालांकि अब यह संभावना बहुत कठिन दिखती है। नमस्कार, हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस सीरीज में लगातार हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही ऐतिहासिक मुद्दों से रूबरू होते रहें। जय हिंद।